आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ वेव ऑप्टिक्स। और इसका पहले वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या वेटेज है। 12th का टॉपिक है ये बेसिकली क्या है ना, ऑप्टिक्स के अंदर आता है। ऑप्टिक्स में दो पार्ट होता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से तो क्वेश्चन आते ही हैं जेई में, और वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। तो इसका वेटेज मान के चलो कि तुम्हारा कम से कम 90% चांसेस है कि इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो वेव ऑप्टिक्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, और लगभग 7 लेक्चर्स के आसपास में लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। 6 लेक्चर तक में हो जाएगा और चैप्टर काफ़ी अच्छा है। दूसरा चीज़ इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो तुम अगर एसएचएम वगैरह पढ़ के रखो, स्टार्टिंग में जो सुपरपोजिशन वगैरह है वो सारा का सारा एसएचएम से उठ करके आएगा, और वही सारे फॉर्मूलेज वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उधर का क्लियर होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो कुछ क्वेश्चन सुपरपोजिशन वगैरह पढ़े थे, है ना, साइनसोइडल वेव का, याद है क्या? तो हम्म। हाँ, वो सारी चीज़ भी हाँ हम जी। लोग यहाँ पे करेंगे। और आई थिंक वेव्स में, वेव स्ट्रिंग में या फिर वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव में हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करे होंगे जिसमें कि इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह आए हैं। तो पहले तो हम लोग इस चीज़ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे भी इंटेंसिटी का वेरिएशन देखते हैं हम लोग, वेवलेंथ देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, वेव फ्रंट्स वगैरह जानेंगे। ठीक है, ये क्या होता है। अगर साउंड वेव में थोड़ा वेव फ्रंट के बारे में तुम लोग को बताया गया होगा तो यहाँ पे समझने में तुम लोग को आसानी होगी। फिर हम लोग इसमें वेव फ्रंट समझने के बाद फिर हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरीके से बनता है उस चीज़ को देखेंगे। और फिर उसमें YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। और YDSC देखने के बाद फिर डिफरेंट तरह के YDSC कैसे कैसे हो सकते हैं, स्लिट्स बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो चीज़ होने के बाद फिर हम लोग मॉडिफिकेशंस देखेंगे। मॉडिफिकेशन YDSC एक्सपेरिमेंट को हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक नया तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें हम लोग प्रिज्म यूज़ करेंगे, मिरर यूज़ करेंगे, और लेंस वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, और ग्लास लैब यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वगैरह करेंगे। उसमें हम लोग का फिर ज्योमेट्रिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ वगैरह आ जाता है। उसके बाद फिर हम लोग YDSC में अलग सा एक थिन इंटरफेरेंस देखेंगे। हालांकि YDSC में वेरिएशंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को ओरिएंटेड करके देखेंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, तो उस चीज़ को देखेंगे। फिर थिन फिल्म इंटरफेरेंस में फिल्म वगैरह जब थिकनेस काफ़ी छोटा होगा उस चीज़ को देखेंगे। फिर हाइजेंस कंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगे, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेव नेचर से हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन किस तरीके से प्रूव कर पाएंगे, उन सभी चीज़ को देखेंगे। और लास्ट में फिर आएगा हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पोलराइजेशन वगैरह, इसमें आ जाएंगे। तो हालांकि इस साल के सिलेबस से CBSE के सिलेबस से तो ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है, पोलराइजेशन, ब्रैग्स लॉ, ये सारी चीज़ हट गए। तो काफ़ी रिलैक्स हो गया है सिलेबस। और आई थिंक वेव ऑप्टिक्स से भी कुछ कुछ टॉपिक्स वगैरह हटे हैं। लेकिन फिर भी अभी जेई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जेई एडवांस वगैरह क्या है, लेगा कि नहीं लेगा, और वेव ऑप्टिक्स में कितने पोर्शन रखेंगे। तो मेरे ख्याल से तो इस बार अभी कुछ पोर्शंस के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमें तो करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा एज्यूम करके चलो, हमें हर एक चीज़ अच्छे तरीके से करना ही पड़ेगा। और वैसे भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स हटाए हैं जिसका हटाने का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई तर्क ही नहीं है, बराबर। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं मत दो, अपन सीधा आराम से करेंगे और हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। चलो, तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में आने से सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या और लाइट को किस तरीके से अज्यूम करेंगे। लाइट को यहाँ पे एक वेव नेचर की तरह हम लोग देखेंगे। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे तो लाइट को किस तरीके से देख रहे थे, पार्टिकल की तरह देख रहे थे। ठीक है, तो लाइट को हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह स्टडी करेंगे, जिसमें कि हमारे साइनोसोडल वेव्स होते हैं एक्स वाई जेड में। अगर मैं इसका बनाने का कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा होता है, दिस इज
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, जिसको हम लोग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कुछ ऐसा। तो ये जो मैंने एरो का लेंथ दिया है, दीज आर बेसिकली एम्पलीट्यूड्स। ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ई हमारा एक साइनोसोडल फंक्शन है, कर्व बना रहा है, तो एक फंक्शन भी साइनोसोडल ही बनेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो वेव्स को हम लोग ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि इस जगह पे एक्स में भी वेरिएशन है और टाइम का भी वेरिएशन है, तो फिर ये पूरा का पूरा वेव का इक्वेशन बन जाता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव। अगर तुम्हें ई दे रखा है तो उससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। तो एक ही इक्वेशन देने की जरूरत है, उससे हम लोग वेव्स के इक्वेशन से हम लोग हर एक चीज को बता सकते हैं। ओमेगा से पता चल जाएगा तुम्हें फ्रीक्वेंसी, के से पता चल जाएगा वेवलेंथ, इससे पता चल जाएगा वेलोसिटी, बीच में नेगेटिव साइन है तो तुम्हें पता चल गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि वेव ऑप्टिक्स हम लोग में बेसिकली क्या एजम्पशंस लिए हैं। जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग हमेशा यही एज्यूम कर रहे थे कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो काफी ज्यादा बड़ा है साइज में, है ना, इज बिग इन साइज। बट यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि द ऑब्स्टेकल इज स्मॉल इन साइज, ऑब्स्टेकल इज स्मॉल इन साइज। और जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी चीजों को, तो किसी के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो ऑफकोर्स किससे छोटा है या किससे बड़ा है, तो ये वेवलेंथ जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में होना चाहिए, कंपेयर टू लैम्डा वेवलेंथ। तो ये काफी माइन्यूट माइन्यूट सा डिटेल्स है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में हमें पता नहीं होता है, बस चैप्टर स्टार्ट कर लेने से कोई मजा नहीं आएगा, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। तो इसमें वेव ऑप्टिक्स में हम लोग अब इस बात को भी स्टडी करेंगे कि जो लाइट है, हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, 10th क्लास तक तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करता है, वो डिपेंड करता है ऑब्स्टेकल पे। और यहाँ पे जब इस टाइप के ऑब्स्टेकल्स वगैरह होंगे तो लाइट हमारा स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगा। हम्म जैसे कि मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में तुमने एक छोटा सा होल कर दिया, बराबर, और इस जगह पे स्क्रीन रख दिया, और इस जगह से लाइट को फॉल कराया। जब इस जगह से लाइट को फॉल कराते हैं तो ये जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा और बिल्कुल इस जगह पे जाके गिरना चाहिए। बाकी हर एक जगह पे डार्क होगा और सिर्फ इतने सी रीजन में ब्राइट होना चाहिए, ब्राइटनेस, इतने से रीजन में ब्राइटनेस होना चाहिए, सिर्फ ब्राइट होना चाहिए, और बाकी ये रीजन जो है बिल्कुल डार्क होना चाहिए, पिच डार्क, क्योंकि लाइट तो पहुंच नहीं रही है वहां पे। और ये एक सेपरेशन जो बाउंड्री है वो तुम्हें अच्छे तरीके से दिखेगा, मतलब इतना सा ब्राइट है। लेकिन जैसे ही तुम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाओगे, जैसे ही डिस्टेंस ये बढ़ेगा, तो देखना तुम कि वो जो बिल्कुल
तो मैं यहाँ पे एक सेपरेशन मिल रहा था पिच, जिससे हम लोग बता रहे थे कि हाँ ये एक शार्प लोकेशन है, ब्राइट एंड डार्क को सेपरेट करने वाला एक लाइन है। लेकिन जैसे तुम डिस्टेंस को दूर कर दोगे, ये ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण से तुम देखेगा कि यहाँ पे ब्राइट तो है, लेकिन डार्क जो है वो एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा लाइट यहाँ तक गया हुआ है। मतलब अब जो ब्राइटर सर्कल है वो बढ़ गया, होना चाहिए तो इतना ही, लेकिन अब सर्कल का ब्राइटनेस का एरिया बढ़ चुका है, वो डार्क जो है वो काइंड ऑफ ब्लर हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि ये पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा लाइट आ गया, पूरा लाइट नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर लाइट आया। अगर स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया होता एग्जैक्टली तो ये इसी जगह पे गिरता और इसी जगह पे फॉल होना था। और क्योंकि लाइट अगर इस जगह पे आ रहा है, इसका मतलब लाइट ने कुछ इस तरीके से भी पाथ को चूज किया। तो एक एग्जांपल सिंपल सा मैंने दिया, जो तुम अपने घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे फिंगर का शैडो देखो, हार्श लाइट होगा तो स्क्रीन के बीच का, तुम्हारे फिंगर और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, तो सेपरेशन काफी अच्छे तरीके से दिखेगा डार्क एंड ब्राइट का। लेकिन थोड़ा दूर लेकर के जाने लगो तो वो देखो ब्लर होने लग जाता है। इसका मतलब लाइट जो है इस कॉर्नर के अबाउट बेंड हुआ होगा जरूर, तभी तो ऐसा कुछ हुआ है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको समझते हैं क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो वेव्स हैं जो कि मिलना चाहते हैं, मीट कर रहे हैं किसी भी लोकेशन को, तो उस लोकेशन पे जब दोनों वेव्स मिलेंगे तो मुझे एक रिजल्टेंट वेव देंगे। तब कि मान लो इस जगह पे एक सोर्स 1 है और इस जगह पे सोर्स 2 है, ये दोनों वेव्स मिले और मिलने के बाद फिर इस पॉइंट P पे मुझे एक रिजल्टेंट वेव मिला। पहले क्या था, इंडिविजुअल वेव था, ये एक वेव 1 था और ये वेव 2 था। मान लो कि इसका एम्पलीट्यूड A1 था और इसका एम्पलीट्यूड A2 था, और या फिर इसके वेव इक्वेशन y1 से रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, इसके y2 से रिप्रेजेंट किए जा रहे थे। तो इस जगह का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, that will be the vector summation of A1 and A2। सो इसको हम लोग A1 प्लस ऑफ A2 लिख देते हैं, और प्लस माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड है तो प्लस माइनस दे देते हैं, या फिर y रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू y1 प्लस ऑफ y2, इस तरीके से लिखते हैं। तो सुपरपोजिशन क्या बोलता है, व्हेन टू वेव्स combines together combines together then it gives us the resultant wave, and the equation of resultant wave is given by सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये फिर दिया जाएगा। और जहां जहां पे भी तुम्हें वेव्स मिलेंगे वहां पे एक पैटर्न क्रिएट होता है, उसे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। रिजल्टेंट वेव बनने के बाद जो पैटर्न क्रिएट होता है उसको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। ठीक है क्या? हाँ सर।
तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव ये क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटेंसिटी का रिजल्टेंट वेव का, किससे मिला रिजल्टेंट वेव, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, due to the superposition of waves is called interference pattern. इंटरफेरेंस पैटर्न। तो मुझे ये बताओ, जो इंटरफेरेंस मिलता है या फिर सुपरपोजिशन जो होता है, बहुत ही बेसिक से समझते हैं। सुपरपोजिशन जो होता है वो किन किन वेव्स का हो सकता है? क्या सिर्फ लाइट वेव का ही हो सकता है क्या? हाँ, क्या साउंड का हो सकता है क्या? साउंड का नहीं। हाँ, क्या इलेक्ट्रॉन का हो सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन का सुपरपोजिशन होगा या नहीं होगा, इंटरफेरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो भी चीज वेव नेचर को पॉजेस कर सकता है उसके इंटरफेरेंस मुझे बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस और द सुपरपोजिशन will be observed in all types of waves। ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व बाय ऑल टाइप्स ऑफ वेव, ऐसे लिखना था। तो कोई बात नहीं, बात समझ में आना चाहिए कि जो भी ऐसे चीज है जो वेव नेचर को पॉजेस करता है वो हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करके जरूर देंगे, और उन सभी में सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे कि तुम लोग साउंड वेव ले लो, इसमें इंटरफेरेंस तुम्हें मिलेगा, है ना, मैक्सिमा मिनिमा ये सारे चीज इसमें मिलते हैं। जैसे कि तुम ये लाइट ले लो, इसमें भी मिलेगा। मोनोक्रोमेटिक वेव, उसमें भी मिलेगा। या फिर तुम इलेक्ट्रॉन क्यों ना ले लो, इसमें भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अब वेव नेचर को पॉजेस करता है, अगर काफी ज्यादा स्पीड से ये मूव कर रहा है तो। और उसका वेवलेंथ हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एच बाय पी से। ठीक है क्या? पी पी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, ठीक है ना? चलो अब सुपरपोजिशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सुपरपोजिशन कैलकुलेशन, तो ऊपर जैसे मैंने बताया, मान लो दो वेव्स है हमारे पास, एक S1 और एक S2, तो ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से इक्वेशन आया, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, क्योंकि ये साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग वगैरह में करा दिया गया होगा। यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें रिजल्टेंट, तो दिस इज y1 एंड दिस इज y2, और इस जगह पे मिल रहा है y रिजल्टेंट। तो लेट से जो y1 है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और y2 तुम्हें गिवन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखो फेज डिफरेंस मैंने काउंट कर लिया है, और फिर इसमें y रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, डेट विल बी y1 प्लस ऑफ y2, और जब इनके वैल्यूज को पुट करूंगा, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कौन सा, साइन ऑफ ए प्लस बी का। और जब साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर इसमें और इसमें कॉमन वगैरह ले लेते हैं। तो वो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, और फिर हम लोग वापस से रिकम्बाइन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो फाइनल जो आंसर आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो y रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू a रिजल्टेंट
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा, ये होगा। तो मुझे इसमें क्या क्या निकालना है, मुझे इसमें किस चीज को निकालना है, एक ए रिजल्टेंट को निकालना है और एक डेल्टा को निकालना है। हमेशा याद रखना दो क्वांटिटी को निकालना होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। तो पहले ए रिजल्टेंट को निकालते हैं, डेल्टा भी उसी से निकल जाएगा। ए रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, दो इक्वेशंस तुम्हें गिवन है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड y2 कितना है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मैं जिस तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक है मेरा तरीका, जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से तुम लोग को भी करना है। पहला चीज कि ये दोनों चीज जो है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड को चेक करो, और इन दोनों के एम्पलीट्यूड को चेक करने के बाद देखो कि वो दोनों एम्पलीट्यूड कितने फेज के। मैं पहले एक रेफरेंस एक्सिस बना लूंगा और इस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं होती है। रेफरेंस एक्सिस ले लिया। अब जो सबसे लोएस्ट फेज वाला है पहले उसको बनाओ। A1 एम्पलीट्यूड है कितने एंगल पे, 0 पे, तो A1 0 एंगल, ये हमारा रेफरेंस, तो एंगल ऑलवेज इसी जगह से मेजर करेंगे। A1 का जो एम्पलीट्यूड है वो इस लाइन पे है, तो मैंने लिख दिया A1। A2 जो एम्पलीट्यूड है वो कितने एंगल पे, 5 एंगल पे, तो मैंने A2 एम्पलीट्यूड को 5 एंगल में बना दिया। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन तुम्हें बचपन में पढ़ाया गया है। उसका रिजल्टेंट कितना आ जाता है, बोलो, ए रिजल्टेंट रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a a1 a2 cos रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई। इस जगह पे जो cos फाई लिखा ना, ये बेसिकली होता है cos डेल्टा फाई, और cos डेल्टा फाई इज व्हाट, फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई इज व्हाट, फेज डिफरेंस। और ये जो फेज डिफरेंस होता है, इसके फेज का डिफरेंस होता है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों के फेज का डिफरेंस होता है। लेट्स से दिस इज फाई वन एंड दिस इज फाई टू, तो डेल्टा फाई क्या लिखा जाएगा, डेल्टा फाई विल बी इक्वल्स टू फाई टू, लिखो इसे ना, फाई टू, और ये फाई वन, फाई टू माइनस ऑफ फाई वन होगा, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज द फेज डिफरेंस। इसको और भी डिटेल्स में हम लोग आगे जाकर के देखेंगे फेज डिफरेंस को। तो खैर बात कुल मिलाकर के निकल के आ गई कि ए रिजल्टेंट हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ए रिजल्टेंट कितना है, जिसमें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, इसे निकालना सीख लो अच्छे से, क्वेश्चन में आता है। अब ये जो रिजल्टेंट आया है वो कितने एंगल पे, इस वाले रेफरेंस लाइन से कितने डेल्टा एंगल पे, तो वो टेन डेल्टा कितना आ जाएगा। टेन डेल्टा का फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये जो लेंथ है वो ये वाला लेंथ होगा विच इज a2, ये एंगल होगा फाइव, तो ये लेंथ कितना है a2 साइन फाइव, ये लेंथ कितना आया a2 cos फाइव। फॉर्मूला पुट कर लो, तुम तो जानते ही हो अच्छे तरीके से, tan फाइव परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो इधर से तुम्हारा डेल्टा निकल के आ गया, और ये जो डेल्टा निकला ये रिजल्टेंट इक्वेशन में पुट होगा यहाँ पे, और ये ए रिजल्टेंट इस जगह पे। तो फाइनली मेरा हर एक चीज बन करके आ गया। समझ में आया या नहीं आया, पहले भी बताओ। हाँ सर समझ। आगे चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब तुम्हें जाकर के और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर तुम लोग करने दूंगा। मान लो गिवन है y1 इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 4 सॉरी प्लस पाई बाय 6 and y2 is equals to 5 sin omega t minus of kx plus 2 pi by 3। तो बोला गया फाइंड रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। बोला ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब कि रेफरेंस बनाया मैंने। तो ये हमारा रेफरेंस है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री और ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो पहला जो एम्पलीट्यूड है 5 वो कितने एंगल पे है 30 डिग्री पे। तो 5 का एम्पलीट्यूड बना दिया मैंने 30 डिग्री पे। तो ये 30 डिग्री पे मैंने 5 का एम्पलीट्यूड बना लिया। दूसरा जो एम्पलीट्यूड है वो कितने एंगल पे है 120 पे। तो इस रेफरेंस लाइन से 120 लेना है ऑलवेज, ठीक है। 120 ले लो, कितना ये 90 हो गया, ये वाला प्लस 30। तो अगर ये एंगल हो गया 30 और ये एम्पलीट्यूड 5, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कर लो ऐसा। ये कितना आ जाएगा सच है ना, बोलो समझ में आया या नहीं। कितना एंगल आ रहा है ये, मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ रहा है 5√2। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना ये, और ये एंगल कितना 45 डिग्री। तो डेल्टा निकल गया तुम्हें, डेल्टा कितना आ गया 30 डिग्री प्लस सॉरी हाँ 45 डिग्री 75 डिग्री एंड ए रिजल्टेंट कितना आ गया 5√2। इधर से तुम्हारे पास y रिजल्टेंट का इक्वेशन बनेगा ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस डेल्टा। y रिजल्टेंट कितना है y resultant is equals to 5/2 sin omega t minus kx plus 75। समझ में आया है कि नहीं। तो एंगल जो है वो ऑलवेज रेफरेंस लाइन से लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। निकालो इसका रिजल्टेंट का इक्वेशन, देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो एम्पलीट्यूड है वो कितने एंगल पे दिया हुआ है 3 जो है माइनस पाई पे दिया है। तो नेगेटिव के डायरेक्शन में हम लोग पाई पे जाएंगे, इस लोकेशन पे है 3 और ये जो 4 है वो कितने पे प्लस 5/2 पे, विच इज इधर। इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, ये इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा रिजल्टेंट 5 आ जाएगा। और रेफरेंस लाइन तो ऑलवेज मैंने इसी को रखा है, तो मेरा डेल्टा जो बनेगा ये वाला बनेगा। अगर मैंने इस तरफ से लिया है तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, और तुमने अगर डेल्टा ये लिया है तो दिस डेल्टा विल बी टेकन एज नेगेटिव।
तो एक्स रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा। तो ए रिजल्टेंट का वैल्यू पुट कर लो, which is 5 sin ओमेगा टी प्लस कितना एंगल है ये 37 135 90 प्लस 37 XR। बोलो समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, लेट्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है। और जो इसका मुझे रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, कितना होगा। सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करते हैं इसको। E1 E2 तुम्हें दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? तो एम्पलीट्यूड देखो, इसका कितना है 3 है और इसका कितना है 4 है। कितना फेज है 0 पे, तो पहला वाला तो 0 वाला फेज विच इज 3। दूसरा कितना है 4, लेकिन जो फेज दिया हुआ है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे कॉस नहीं होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो पहले मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं उसका एक्चुअल फेज ले सकता हूँ। इसको साइन में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है ये 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। सही है क्या? देखो जरा, है ना? ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। अब इस पाई का 4 मतलब पाई एंगल पे है, तो उसका ले लो एक 4 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, विच इज पाई पे। तो मेरे पास रिजल्टेंट निकल के आ गया इस डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू 1 है। मैं वाई रिजल्टेंट क्या लिखूंगा, ई रिजल्टेंट इस जगह पे आएगा। डेट विल बी 1 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दिस विल बी द आंसर। समझ में आया? चलो अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है कि तुम्हें XR निकालना है और कुछ इस तरीके से गिवन है एट 6 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई एंड प्लस 3 लिख देते हैं 6 cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 3। इसको सॉल्व करो, ये आराम से करना सोच करके, फिर इसको हम लोग देखते हैं। बस इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा रफ आएगा, तो इसको बस कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। जहाँ तक वैल्यूज आए वहाँ तक निकाल करके रखो। देखो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो मैं जितने भी सारे साइन लिखा है, कॉस लिखा है, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए? सबसे पहला चीज़ हर एक चीज़ साइन में होना चाहिए, और दूसरा चीज़ क्या, जो भी चीज़ नेगेटिव है उन सभी को पॉजिटिव बना लेना है। ये जैसे नेगेटिव बना हुआ है इस जगह पे, वो हम लोग उस तरीके से ऐड नहीं करते हैं। जो जनरल कन्वेंशन है उसमें हम लोगों ने प्लस लेकर के चला हुआ।
और जो जनरल कन्वेंशन है उसमें हम लोगों ने क्या करा था, कॉस नहीं साइन लिया था। तो जब हम लोग ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो इन सभी चीज़ को ध्यान में रख करके काम करते हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, और माइनस को मैं प्लस बनाना चाहता हूँ। तो प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, याद करो, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा साइन के जगह पे साइन थीटा, बस माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो मुझे पाई अंदर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, माइनस पाई तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही था। उसके बाद फिर प्लस ऑफ 6, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पाई बाय 2 ऐड करना पड़ता है। तो प्लस पाई बाय 2 किया, माइनस पाई बाय 3। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 6 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 प्लस ऑफ 4 साइन ओमेगा टी एंड प्लस 6, इसमें से पाई बाय 2 में से पाई बाय 3 को माइनस कर लो, कितना आ गया ये 5 पाई बाय 6 ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाय 6। अब ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें सुपरपोजिशन लगा देता हूँ। तो x और y, मतलब इसे रेफरेंस दूंगा मैं। पहला कौन सा, 6 कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, 6 मैंने लिया 60 डिग्री के एंगल पे। दूसरा कितना है, 4 कितने एंगल पे, 0, इधर दे दिया 4। फिर तीसरा कितना है, 6 कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, तो ये इस तरफ आ गया 6। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, अगर मैं याद करूँ कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर 30 डिग्री एंगल होता है, 60, 90, 120 के लिए हम लोगों ने याद किया हुआ है, 30 के लिए नहीं है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और फिर आंसर्स वगैरह निकालने पड़ेंगे। चलो उसको भी कर लेते हैं। इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 6 cos 30 और 6 sin 30 बराबर, क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल है ना, तो इसके लिए मैंने 6 साइन ले लिया। इस तरफ कितना आ जाएगा, 6 cos 30 प्लस 6 sin 30, तो कितना आएगा, ऐड करो, 6 sin 30 विच इज √3/2 और एक 6/2 आएगा, और इस तरफ भी वैसे ही 6√3/2 प्लस 6/2 आ गया ये, और √3 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 3। ये आया इधर, और ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस फिर से वही चीज 3 और √3 + 1। तो तुम्हें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है तो ए रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू √अंडर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये काफी बेकार सा आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने करना कैसे है। इस तरीके से y रिजल्टेंट निकालेंगे। अब एंगल कैसे आएगा, तो tan डेल्टा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइडेड बाय 4 + 3 और √3 + 1। ठीक है, कुछ अच्छा सा आंसर आया होता अगर वैल्यूज वगैरह कुछ अच्छे तरीके से दिए होते तो। ये आंसर निकल गया। अब हम लोग आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये एनफ हो गया और अब आगे हम लोग चलते हैं और करते हैं सुपरपोजिशन प्रोग्रेसिव वेव का, और उसमें इंटेंसिटीज वगैरह देखेंगे कि आंसर्स क्या आएंगे इंटेंसिटी के, अगर कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं तो। सुपरपोजिशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। ऊपर जो हम लोग सुपरपोजिशन देख रहे थे वो हम लोग किसी भी तरह के वेव का सुपरपोजिशन देख रहे थे। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्म आता है जिसमें अगर वेव्स कंबाइन करते हैं, लेट्स से, हालांकि हम लोग यहाँ पे लाइट के सुपरपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस लाइट का इक्वेशन अगर तुम देखो तो कोई सा भी वेव का जो इक्वेशन होगा उसके जैसा ही दिखेगा, तो कोई बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, बस एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का हो सकता है या फिर एम्पलीट्यूड तुम्हारा इसका डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड या तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लो, या फिर अगर किसी और चीज़ का इक्वेशन ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का ले लो। तो ये सोर्स 1 और ये सोर्स 2 और ये दोनों जो है इस लोकेशन पे जाकर के मीट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, और मुझे इस जगह पे क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट मिल रहा है। इस पी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लेट से इस जगह से जो डिस्टेंस मूव किया वो x1 मूव किया, और इस जगह से जो डिस्टेंस मूव किया है वो x2 मूव किया है, और जब वो इस जगह पे जाकर के मीट करेगा तो फिर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। समझना बात को, जब हम लोग पाथ डिफरेंस की बात कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग फेज डिफरेंस निकालते हैं। तुम डायरेक्टली फेज डिफरेंस में जंप नहीं कर सकते हो। कैसे, अभी देखना समझ में आ जाएगा। लेट से कि ये जो ऊपर वाला एक वेव है उसका इक्वेशन दे रखा है, डेट इज a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा 1 ले लेता हूँ मैं इसको, एंड y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा 2। तो मैंने क्या बोला था, इसे हम लोग बोलते हैं फेज और इसे भी बोलते हैं हम लोग फेज। तो दिस इज फाई 2 एंड दिस इज फाई 1। तो फेज डिफरेंस पहले निकालना है मुझे, तो फेज डिफरेंस में आ जाएगा तुम्हारा पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस डेट मीन्स फाई 2 माइनस ऑफ फाई 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई। सो डेल्टा फाई विल बी इक्वल्स टू फाई 2 का वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा। एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जो वेव्स हैं सेम टाइम पे अराइव हुए हैं, सेम टाइम पे अराइव हुआ है तो टाइम सेम होगा, लेकिन इसने जो है वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैं के एक्स का वैल्यू के x2 पुट करूंगा प्लस थीटा 2। तो इधर से मैंने फाई 2 का वैल्यू पुट कर लिया। अब फाई 1 का, तो फाई 1 में ओमेगा टी टाइम दोनों का सेम है, और इसने लेकिन x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो k इंटू x1 प्लस थीटा 1 होगा, प्लस थीटा 1। और फिर अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाता है, और फिर इस जगह से ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ के x2 एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ के x1 प्लस ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, k इंटू x1 माइनस ऑफ x2 और ये माइनस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो दिस इज डेल्टा फाई। तो फेज डिफरेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स माइनस ऑफ डेल्टा फाई, सॉरी डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। इफ दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो अगर जीरो है, मतलब कि या फिर दोनों का डेल्टा फाई जीरो हो रहा है, इफ डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, तो मेरा डेल्टा फाई का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, के डेल्टा एक्स। क्या आ जाएगा, के डेल्टा एक्स। अब देखो डेल्टा फाई जो है हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता है, डेल्टा फाई
कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। लेकिन इस जगह पे ज़ीरो है और लेट से ऊपर वाला ये मैग्नीट्यूड पे पॉजिटिव आ रहा है और नीचे वाले सेम मैग्नीट्यूड पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसके लिए और इसके लिए आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। इसीलिए डेल्टा फाई को तुम चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, आंसर हमारा सेम आना है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये मुझे जो डेल्टा फाई निकला डेट इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स आ गया है। अब इसके बाद हमने देखो यहाँ पे क्या जूम करा है कि डेल्टा थीटा क्या है, ज़ीरो है। अगर डेल्टा थीटा ज़ीरो नहीं होगा तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। जब एडवांस क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस बता दिया जाता है। जब मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वो डेल्टा थीटा उसमें गिवन होगा, तो मुझे इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और दोनों का साइन देखो किस तरीके से, के डेल्टा एक्स प्लस में है तो डेल्टा थीटा माइनस में, या फिर के डेल्टा एक्स नेगेटिव में होगा तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उसी तरीके से फेज डिफरेंस का वेरिएशन मुझे दिखेगा। तो मुझे पहले डेल्टा एक्स पता करना पड़ेगा। डेल्टा एक्स है क्या चीज़ इस जगह पे, डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। सो डेल्टा एक्स इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस एंड डेल्टा फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, तो ये मैंने पार्ट डिफरेंस बता दिया, ये मैंने फेज डिफरेंस बता दिया। और पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस पता चल गया, तो इससे मुझे करना क्या है, इससे मुझे ये करना है कि अगर मुझे दो वेव्स गिवन है तो उन दोनों वेव्स के रिजल्टेंट पे जो भी पी पॉइंट होगा, रिजल्टेंट जो मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। और एम्पलीट्यूड याद करो, उसका फॉर्मूला क्या आता है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाई। तो इसीलिए मुझे डेल्टा फाई की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि जब तक मुझे डेल्टा फाई नहीं पता चलेगा मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकता हूँ। और इंटेंसिटी भी हम लोग नहीं निकाल सकते। इंटेंसिटी का भी मैं एक फॉर्मूला भी निकाल देता हूँ। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है हमें पता है वेव्स में, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये पता है। तो कोई भी दो सोर्स S1 है और ये है सोर्स S2, इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, और इस P पॉइंट पे इस जगह पे जाकर के सुपर इम्पोज करा है। तो इसका इंटेंसिटी I1 होगा और इसका इंटेंसिटी I2 होगा। मुझे इस जगह पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिल रही है उसे निकालना है। तो पहला चीज मैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बोलता हूँ, तो I इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बोल देता हूँ, वेर के इज कांस्टेंट, या फिर अल्फा भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो I1 कितना हो जाएगा के ए वन स्क्वायर, I2 कितना हो जाएगा के ए टू स्क्वायर, और आई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा के इंटू ए आर स्क्वायर। और दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और ए आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाई होता है। अब इस फॉर्मूले में इन तीनों के वैल्यू को पुट कर लो। इन तीनों के वैल्यू को पुट करूंगा जैसे ही, वैसे तुम देखो ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आई आर बाई के, तो आंसर आ जाएगा आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट अंडर ऑफ आई वन इंटू आई टू इंटू कॉस डेल्टा फाई। तो इस रिजल्ट को तुम लोग अच्छे तरीके से याद रखोगे कि दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द इंटेंसिटी, और ये बहुत ही काम का इक्वेशन है, भूलना नहीं है। तो इंटेंसिटी निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया, दोनों के फॉर्मूलेज भी मैं निकाल देता हूँ एक बार। इफ ए वन इज इक्वल्स टू ए टू हुआ एंड इफ थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा सॉरी इफ आई वन इज इक्वल्स टू आई टू हुआ, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा वो निकाल लेते हैं अपन एक बार। देखो अगर ए वन ए टू इक्वल्स टू ए हुआ तो ए रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर हो गया, और प्लस 2A स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई आएगा, कॉमन ले लो, 2A स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई? याद नहीं है क्या यार? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको देखो कितना आ रहा है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा बाई 2 लेना पड़ेगा, जगह 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय, अब क्योंकि इस जगह पे ए आर का स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर से बाहर निकाल लेता हूँ, ए आर विल बी इक्वल्स टू 2A cos delta phi by 2. This will be our answer. ए रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है इसको, और ये तभी लगेगा जब A1 और A2 इक्वल है। अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कि अगर इंटेंसिटी I1 और I2 इक्वल है और ये दोनों I के बराबर है, तो हमारा I रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, I1 और I2 I हो गया, तो ये हो गया 2I प्लस 2I cos डेल्टा फाई। फिर से फॉर्मूला लग रहा है इस जगह पे, आ जाएगा ये 2I इंटू 2 cos डेल्टा फाई बाय 2, इधर से आ जाएगा 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला याद रखना है। दिस विल बी द रिजल्टेंट। अच्छा, ए आर मैक्सिमम कितना हो सकता है? ए आर का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2A, क्योंकि कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है। सेम वे में अगर आई आर का मैक्सिमम वैल्यू देखो तो वो कितना हो सकता है? 4I हो सकता है, बराबर। तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा अगर एक की इंटेंसिटी आई है तो ये इंटरफेरेंस का मजा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ? हमारे लिए 4I मैक्सिमम इंटेंसिटी आया। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगा? अच्छा पहले मैं इस जगह पे मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालता हूँ। रिजल्टेंट का मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, बोलो कितना हो सकता है? अगर -2A सोच रहे हो तो गलत है, ये होगा 0 मिनिमम एम्पलीट्यूड। और इस जगह पे रिजल्टेंट अगर मैं मिनिमम देखूं, ये नहीं इंटेंसिटी, तो ये मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। नेगेटिव इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं होता है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम निकाला, अगर किसी भी एंगल पे हो तो कैसे हम लोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग काम कर लेते हैं। तो दो तरह के इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न आते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। उसको समझते हैं। तो फिर से वापस से हम लोग आते हैं पहले फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को क्या लिखा था? डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, और जिसमें के का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, एंड डेल्टा एक्स क्या होता है? पाथ डिफरेंस विच इज x2 माइनस ऑफ x1, पाथ डिफरेंस। अब आगे चलते हैं। तो दो तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखते हैं क्या होता है।
एंड डिस्ट्रक्टिव। ये सब चीज़ें तुम्हें पढ़ा दिया गया है। बोलो, पढ़ा गया है ना? साउंड वेव में पढ़ाया दिया गया होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मैक्सिमा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिनिमा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न अगर बन रहा है, मतलब कि मैक्सिमा मिल रहा है, तो मैक्सिमा कैसे मिल सकता है? रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए तुम्हारे पास कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम मिल सकता है। तो यहाँ पे जो कॉस डेल्टा फाई है, वो कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू सिर्फ +1 ले सकते हैं, माइनस नहीं। क्यों? क्योंकि ए रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, वो रिजल्ट ए आर जो होता है वो √A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कॉस डेल्टा फाई होगा। तो कॉस डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है, -1। ठीक है, डेल्टा फाई को तुम प्लस माइनस जरूर लिख सकते हो, लेकिन कॉस डेल्टा फाई को सिर्फ प्लस में लेना पड़ेगा। तो इस जगह पे अब डेल्टा फाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ फिर से। इस जगह पे 0 है, 1 का वैल्यू इन सभी जगह पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। तो ये कितना आ जाएगा? 2n पाई, दिस इज डेल्टा फाई। एंड k डेल्टा x होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू k डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, डेट इज 2n पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इस जगह से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा डेल्टा एक्स कितना निकल गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू n λ। तो ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू n λ एंड डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2n पाई एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू n λ। ये दोनों फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या हो जाएगा? मुझे मिनिमा मिलेगा, और मिनिमा मतलब एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम होना चाहिए। और एम्पलीट्यूड मिनिमम कैसे हो सकता है? एम्पलीट्यूड मिनिमम करने का तरीका है कि कॉस डेल्टा फाई को तुम -1 कर लो, ए आर कितना आ जाएगा? सबसे कम। तो उसके लिए डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होगा? अब वापस से मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, -1 किस किस जगह पे होगा? पाई पे, 3 पाई 3 पाई पे, अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो इस वाले में बोला जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव वाले में, कि इवन मल्टीपल है, और डिस्ट्रक्टिव में बोला जा सकता है कि ऑड है। तो ऑड नंबर किस तरीके से निकालते हैं हम लोग? 2n+1 से 2n1 2n+1 पाई, जिसमें कि n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 भी ले सकते हैं हम, n could be 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब डेल्टा फाई इज इक्वल टू k डेल्टा x होता है, k का वैल्यू पुट कर लिया 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई दैट इज 2n+1 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, इधर से मेरे पास डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया, दैट इज 2n+1 λ/2। तो इस वैल्यू को मुझे याद रखना है। ज़्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी याद दिला दूं, मतलब वैल्यू याद करने के लिए बस दिखा देता हूं कि अगर डेल्टा एक्स, एन का वैल्यू क्या हुआ? 0, और इस तरीके से वैल्यू पुट करते चले जाओ। ठीक है, इसको पिक्चर एकदम दिमाग में डाल लो, पिक्चर की फोटो की तरह, तस्वीर की तरह इसको छाप लो कि अगर पाथ डिफरेंस तुम्हारा ±λ हुआ, या ±2 λ हुआ, या ±3 λ हुआ,
प्लस माइनस 4 लैम्डा होगा, अप टू सो ऑन। तो ये जो होंगे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है, पाथ डिफरेंस ऐसा हुआ, एन का वैल्यू 0 पुट करो तो लैम्डा बाई 2, एकदम दिमाग में डाल लो इसको, 3 लैम्डा बाई 2 या फिर 5 लैम्डा बाई 2 या फिर 7 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन, जो कि प्लस माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस। तो इन सभी वैल्यूज पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हाँ इन वैल्यूज को मैंने क्यों याद करवाया, क्योंकि ये दिमाग में बस एक बार छप जाए तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग बाकी अब नेक्स्ट क्लास से करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में होमवर्क तुम लोग का यही है कि न्यूक्लियर फिजिक्स करो पहले तो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना। एंड मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज 2 करना, 10 क्वेश्चंस हो जाता है तो करना, हम लोग डिस्कस करते हैं।